कंट्री में से एक है। बीइंग एन इंडियन, इस कंट्री में एंटर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए या फिर स्टे करने के लिए आपको वीजा या फिर पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बात कर रही हूँ इंडिया की नेबरिंग कंट्री नेपाल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे इंडिया से नेपाल जा सकते हैं, किस समय पे हम नेपाल ट्रिप प्लान कर सकते हैं, नेपाल की कौन सी सिटीज को आपको अपने ट्रिप में इंक्लूड करनी चाहिए और इन सिटीज की खासियत क्या है, नेपाल पे आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, नेपाल पहुंचने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है, या फिर आप अपने एक्सपेंसेस किस करेंसी में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए टू नो एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्लान योर ट्रिप टू नेपाल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितु एंड वेलकम बैक टू द चैनल द हैप्पी वॉन्डरर्स। ट्रैवल एंड टूर गाइड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि एक ट्रैवलर या फिर टूरिस्ट के बकेट लिस्ट में नेपाल ट्रिप क्यों होनी चाहिए। बीइंग एन इंडियन, आप एक फॉरेन लैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी फॉर वीजा। नेपाल की ज्यादातर लैंडमार्क्स हिमालयस में आती है और दुनिया के 10 बड़े माउंटेन में से 8 माउंटेन आपको नेपाल में ही मिलेगा, including the tallest mountain in the world, that is the Mount Everest। तो हाइकिंग और ट्रेकिंग के शौक रखने वालों के लिए नेपाल तो एक जन्नत है। अगर आप एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन हैं, तो मैं आपको बता दूं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आपको नेपाल में ही मिलेगा। माता सीता का जन्म स्थान जनकपुरी भी नेपाल में है। महात्मा बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी इज ऑल्सो इन नेपाल। तो है ना बहुत सारे कारण फॉर समबडी टू प्लान फॉर नेपाल। ऑफिशियली नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल कहा जाता है। चारों तरफ से लैंडमार्क से घिरी हुई इस कंट्री के नॉर्दर्न साइड में है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। इसके अलावा ईस्ट, वेस्ट और साउथ सराउंडेड है इंडिया के 5 डिफरेंट स्टेट से। तो इन स्टेट के साथ नेपाल की जो बॉर्डर्स हैं, इनमें से कोई भी बॉर्डर को क्रॉस करके आप बाय रोड नेपाल जा सकते हैं। इन बॉर्डर्स में आता है सनौली बॉर्डर जो कि उत्तर प्रदेश में है, बनबसा बॉर्डर जो कि उत्तराखंड में है, रक्सौल बॉर्डर जो कि बिहार में है और पनीटंकी बॉर्डर जो कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम के नजदीक है। तो इंडिया नेपाल इन बॉर्डर्स के नाम और इनकी नजदीकी इंडियन सिटीज के नाम आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप चाहे तो इन्हें सेव करके रख सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस। अभी आते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। इंडिया से नेपाल जाने के लिए अगर आप बस लेना चाहते हैं तो दिल्ली, कोलकाता, बिहार और गोरखपुर से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएगी। मगर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये बस जर्नी आपके लिए 20 से 32 घंटे तक की हो सकती है। तो अगर आप इतना लंबा समय बस में ना गुजारना चाहें तो आप फ्लाइट से भी नेपाल जा सकते हैं। इसके लिए दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी से आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएगी नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू के लिए। इसके अलावा इंडिया के दूसरी जगह से भी आपको लेओवर फ्लाइट्स मिल जाएगी काठमांडू के लिए। इंडिया से नेपाल जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन ऑप्शंस नहीं है। नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू पहुंचने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हम किस एरिया में स्टे करें। तो स्टे के लिए आप थामिल या फिर दरबार स्क्वायर एरिया को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टे ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे कि हॉस्टल्स, बजट होटल या फिर लग्जरी होटल्स। इनमें हॉस्टल्स आपको 350 to 600 पर नाइट के हिसाब से मिल जाता है और बजट होटल्स 1500 से 2000 पर नाइट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। नेपाल में हम सबसे पहले काठमांडू सिटी एक्सप्लोर करेंगे। ये नेपाल की कैपिटल है और एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी। तो काठमांडू में आप अपनी दिन की शुरुआत पशुपतिनाथ के दर्शन के साथ कर सकते हैं। ये नेपाल की ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेम्पल भी। 2015 में नेपाल अर्थक्वेक में ये मंदिर का बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो गया था, मगर मेन मंदिर अभी भी इंटैक्ट है। इसके बाद आप स्वयंभूनाथ टेम्पल विजिट कर सकते हैं। ये एक बौद्धिस्ट टेम्पल है और एक हिल टॉप के ऊपर है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, मगर एक बार अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो पूरी सिटी का और वैली का आपको जो 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलेगा
वो देखने के बाद यकीनन आप अपनी थकान भूल जाएंगे। पोस्ट लंच आप दरबार स्क्वायर एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द किंग्स पैलेस एरिया एंड वन ऑफ द 3 स्क्वायर्स विद इन द काठमांडू वैली इन नेपाल। इस एरिया में वॉकिंग डिस्टेंस पे और भी बहुत सारे जगह हैं घूमने लायक, जैसे कि हनुमान धोका, काल भैरव टेम्पल, त्रिभुवन म्यूजियम, महाविष्णु टेम्पल एंड कुमारी माता मंदिर, जहां आप माता दुर्गा की लिविंग अवतार का भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद इवनिंग में आप थामेल, जो कि काठमांडू की एक ओल्ड नेबरहुड एरिया है, उस एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड हॉपिंग, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग का मजा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट डे हम काठमांडू साइट सीन प्लान कर सकते हैं। There are lot of places to visit in Kathmandu and all the places has its own beauty and significance. मैं आपको इन सारी जगहों के बारे में बताऊंगी, आप अपने हिसाब से अपना साइट सीन प्लान कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है चंद्रगिरी हिल्स। ये काठमांडू सिटी से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक बहुत खूबसूरत सनराइज व्यू पॉइंट है। यहाँ पे आपको केबल कार का भी ऑप्शन मिल जाएगा और इस केबल राइड में आपको अन्नपूर्णा माउंटेन्स का और हिमालयस का एक अनफॉरगेटेबल व्यू को आप एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद आता है बौद्धनाथ स्तूपा, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और नेपाल की लार्जेस्ट स्फेरिकल स्तूपा भी। ये जगह काठमांडू सिटी से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बौद्धिस्ट श्राइन्स और टेम्पल्स देखने को मिलेगा। I recommend to spend some time here to witness the remarkable Tibetan art and culture. इसके बाद आप कोपन मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं, जो बौद्धनाथ स्तूपा से बस 3 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट है पातान दरबार स्क्वायर, जो कि कोपन मोनेस्ट्री से 12 किलोमीटर और काठमांडू सिटी से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। दिस इज अ वेरी वेल मेंटेन्ड प्लेस। यहाँ पे आपको बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स देखने को मिलेगा, जिनमें से कृष्णा और भीमसेन का मंदिर सिग्निफिकेंट है। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द पातान म्यूजियम एंड द चौक्स फॉर द लोकल निवारी क्यूजिन। फिर हमारे लिस्ट में आता है नागरकोट। ये जगह काठमांडू सिटी से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से आप नेपाल और हिमालयस की बेस्ट व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। ये एरिया बेसिकली फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए, बट इसके अलावा यहाँ पे माउंटेन बाइकिंग और हाइकिंग का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है, इन दैट केस देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन नेपाल फ्रॉम काठमांडू, जैसे कि अन्नपूर्णा सैंक्चुअरी और लैंगटंग रीजियन। मेरे हिसाब से आप चंद्रगिरी माउंटेन्स, बौद्धनाथ स्तूपा, कोपन मोनेस्ट्री और पातान दरबार स्क्वायर का प्लान एक दिन में कर सकते हैं, या फिर आप चंद्रगिरी हिल्स और नागरकोट का प्लान एक दिन में कर सकते हैं। काठमांडू के बाद नेपाल का जो शहर टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए जन्नत है, वो है पोखरा। दिस इज आर्गुएबली द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन नेपाल। तो पोखरा जाने के लिए काठमांडू से आपको मल्टीपल लग्जरी बसेस का ऑप्शन मिल जाएगा और ये सारी बसेस खूबसूरत रास्तों से होते हुए आपको 5.5 घंटे में पोखरा पहुंचा देती है। हालांकि पोखरा जाने के लिए फ्लाइट का भी ऑप्शन अवेलेबल है और इसके लिए आपको बस 25 मिनट्स ही लगेगा, मगर ये रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है बिकॉज ऑफ हाई रिस्क एंड सेफ्टी कंसर्न। पोखरा में स्टे के लिए आप फेवा लेक के आसपास की एरिया को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल हॉस्टल्स और होटल का ऑप्शन मिल जाएगा और इनके चार्जेस भी काठमांडू के जैसा ही है। पोखरा में आप अपनी दिन की शुरुआत फेवा लेक के बीचों बीच एक आइलैंड पे स्थित तालबराही टेम्पल के विजिट के साथ कर सकते हैं। यहाँ तक जाने के लिए आपको डिफरेंट बोटिंग ऑप्शंस मिल जाएगी। इसके बाद फेवा लेक के आसपास 4-5 किलोमीटर की दूरी पे और भी बहुत सारे जगह है घूमने लायक, जिनमें सबसे पहले आता है माउंटेन म्यूजियम। इस म्यूजियम में आपको हिमालयस और वर्ल्ड के और भी बहुत सारे माउंटेन्स के बारे में, फेमस पिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ये म्यूजियम पहाड़ी लोगों की लाइफस्टाइल और उनके कल्चर्स को बहुत खूबसूरती से डिपिक्ट करता है।
यहाँ पे आपको नेपाली लोगों की वैल्यूज और उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है डेविस फॉल। ये एक खूबसूरत वाटरफॉल है जो कि जमीन को टच करने के बाद 500 फीट लॉन्ग एक टनल की तरह बहती है। नॉट ओनली दैट, इट रन्स 100 फीट बिलो द ग्राउंड लेवल। इसके बाद आता है और एक मस्ट विजिटेड प्लेस जो है शांति स्तूपा। ये एक बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। पोखरा की ये शांति स्तूपा श्राइन वर्ल्ड की फर्स्ट पीस पगोडा है और अनाडू हिल्स के ऊपर 1100 मीटर्स की ऊंचाई पे स्थित है। इसके बाद हम गुप्तेश्वरा महादेव टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मंदिर एक गुफा यानी कि केव के अंदर है और इस केव में आपको एक रोमांचकर अंडरग्राउंड वाटरफॉल भी मिलेगा। तो इन सारी जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद इवनिंग में आप पोखरा की ओल्ड बाजार एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स ऑप्शन मिल जाएगा, सो यू कैन रिलैक्स एंड एंजॉय द इवनिंग। नेक्स्ट डे हम पोखरा साइट सीन प्लान कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल प्लेसेस टू विजिट विद इन अ रेंज ऑफ 15 to 30 किलोमीटर्स। आई सजेस्ट कि आप अर्ली मॉर्निंग सारंगकोट के लिए निकल जाए। ये जगह सिटी से लगभग 18 किलोमीटर्स की दूरी पे है। यू कैन एंजॉय अ अमेजिंग सनराइज व्यू ऑफ अन्नपूर्णा माउंटेन्स फ्रॉम हियर। तो सारंगकोट व्यू पॉइंट तक जाने के लिए आप कार ले सकते हैं या फिर आप केबल कार से भी जा सकते हैं। इसके बाद हम बिगनास और रूपताल लेक के लिए जा सकते हैं। ये दोनों लेक्स एक दूसरे से नजदीक में ही पड़ता है और सिटी से लगभग 25 to 30 किलोमीटर्स की दूरी पे है और बहुत ही पॉपुलर दो टूरिस्ट स्पॉट्स है। नेक्स्ट आता है सेती रिवर गॉर्ज। सबसे मजेदार बात यह है कि ये रिवर सिटी के बीचों बीच बहती है, बट इट इज नेवर विजिबल अनलेस यू गो लुकिंग फॉर इट। तो ओल्ड पोखरा में गोरखा म्यूजियम के नजदीक एक पार्क है जहां से आप ये सेती रिवर गॉर्ज और इसकी मिल्की व्हाइट वाटर को देख सकते हैं। इन दोनों सिटीज के अलावा चितवन नेशनल पार्क और लैंगटन नेशनल पार्क में भी आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। चितवन नेशनल पार्क काठमांडू से 170 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे आप एलिफेंट सफारी का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। स्टे के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारा लग्जरी होटल्स और बजट होटल्स भी मिल जाएगा। I recommend to spend at least 2 days here to experience the calmness and beauty of the forest. लैंगटन नेशनल पार्क काठमांडू से 140 किलोमीटर की दूरी पे है and this is the first Himalayan national park enriched with diverse Himalayan animals and species. Here you can enjoy the long treks along the Shankoshi River. यहाँ पे आपको हिमालयन रेंज के ग्लेशियर्स का सबसे नजदीकी और ब्रेथटेकिंग व्यू देखने को मिलेगा। मेक श्योर कि आप अपने साथ बाइनोकुलर कैरी कर रहे हैं, क्या पता आपको स्नो लेपर्ड दिख जाए। ये नेशनल पार्क टूरिस्ट के लिए बस विंटर में ही ओपन रहता है। नवंबर एंड दिसंबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। यहाँ पे भी आपको स्टे के लिए बहुत सारा लग्जरी होटल्स और बजट होटल्स मिल जाएगा, मगर ये सारे होटल्स विंटर में ही ओपन रहती है टूरिस्ट के लिए। The best time to visit Nepal is October to December. This time you will get clear blue sky और इस वजह से हिमालयस और दूसरे माउंटेन्स का अमेजिंग व्यू को आप एंजॉय कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बीइंग एन इंडियन, नेपाल एंटर करने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आइडेंटिफिकेशन के लिए पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड आपके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा नेपाल पे आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो वहाँ की बुकिंग डिटेल्स की कॉपी भी आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप कार से या फिर बाइक से नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज यू आर गोइंग टू स्टे इन नेपाल, आपको अपने व्हीकल के लिए परमिट लेनी पड़ेगी। व्हीकल परमिट की ऑफिस आपको नेपाल बॉर्डर में ही मिल जाएगी। अभी आते हैं करेंसी के बारे में। नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी, जो कि इंडिया की 100 रुपीज नेपाल की 160 रुपया के बराबर है। वैसे तो इंडियन करेंसी नेपाल में आराम से चल जाती है, बशर्ते आप 2000, 500 और 200 की नोट्स ना इस्तेमाल कर रहे हो। 100 रुपीज, 50, 20 और 10 रुपीज की इंडियन करेंसी नेपाल में आराम से यूज हो जाती है।
लेकिन अगर आप चाहें तो करेंसी एक्सचेंज भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको एयरपोर्ट में और नेपाल बॉर्डर में करेंसी एक्सचेंज ऑफिस भी मिल जाएगी। अभी आते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। नेपाल पहुंचने के बाद कोई भी इंडियन मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है एक्सेप्ट एयरटेल, जब आप इंटरनेशनल रोमिंग पैक के साथ जा रहे हो। तो आप चाहें तो नेपाल पहुंचने के बाद एयरसेल का सिम वहां से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट्स के तौर पे एक फोटो आईडी और पासपोर्ट साइज एक फोटो की जरूरत होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, एंड प्लीज सपोर्ट अस बाय लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल द हैप्पी वंडरर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।